नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 के स्वरूप की। नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून की शाम शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं ऐसे में कुछ आम चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है कि मोदी सरकार की नई कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे होंगे। वहीं ये चर्चा और ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। ऐसे में उसे एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ रही है और इस स्थिति में यह बात तो साफ है कि इस बार की कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। गठबंधन की राजनीति के तहत पीएम मोदी अपने अन्य सहयोगी दलों का भी ध्यान रखेंगे और इसीलिए मोदी कैबिनेट में मंत्री और राज्य मंत्री का पद अब कुछ नए चेहरों को भी मिलना तय माना जा रहा है। मोदी कैबिनेट का स्वरूप इस बार पिछले 2 बार के मुकाबले अलग रहने वाला है। इस बार बीजेपी के सहयोगी दलों का जो दबदबा है वो कैबिनेट में ज्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी सरकार 3.0 किस तरह की होगी। मोदी मंत्रिमंडल में कौन होगा इन और कौन होगा आउट। सहयोगियों को यानी कि जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगियों को कितने मंत्री पद मिल सकते हैं। महिला सांसदों की कैबिनेट में कितनी भागीदारी हो सकती है और किस राज्य का मोदी कैबिनेट में हिस्सा बढ़ेगा और किसका घटेगा। सवाल यह भी है कि बड़े मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कई खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और अब मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर रसाकसी जारी है। एनडीए में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में लगी है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। नए मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन से नए मंत्री शामिल होंगे और कौन से मंत्री अपनी जगह बने रहेंगे, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच मंत्री पद के संभावित चेहरों के नाम की चर्चा तेजी से हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह मिल सकती है और कौन से पुराने चेहरे रिपीट होंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि विदिशा लोकसभा सीट से बम्पर जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान को मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस लिस्ट में चिराग पासवान, पवन कल्याण, अनिल बलूनी, जीतन राम मांझी, दुष्यंत सिंह जैसे नाम शामिल है। अगर हम बात करें तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले जो नाम तय माने जा रहे हैं, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल का नाम शामिल है। हालांकि इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसको लेकर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कौन कौन खास मेहमान हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बड़ी खबर आपको बता दें, शामली जिले के थाना भवन थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक वीडियो देर रात एक्स पर प्रसारित हुआ है जिसमें एक नाई किसी व्यक्ति की मसाज कर रहा है। लेकिन ये कोई आम मसाज नहीं है। इस मसाज में बीच बीच में थूक से मसाज की जा रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये जहादी पहले अपने हाथ में थूक लेता है और थूक लेने के बाद उसके बाद इस जो ये शख्स जो मसाज करा रहा है उसके चेहरे पर उसको रगड़ देता है। घिन आ रही है इसको देख करके, इन तस्वीरों को देखकर घिन आ रही है। आप सोचिए कि किस तरीके से ये जहादी जो है अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। थूक लगाकर रोटी सेकने के मामले भी इस तरीके से आपने पहले देखे होंगे और कई जिलों से, यूपी के ही कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए। लेकिन अब चेहरे पर थूक लगाकर मसाज करने का ये वीडियो सामने आया है। बेहद चौंकाने वाला ये वीडियो है। हालांकि चौंकाने वाला हम कह तो रहे, लेकिन चौंकाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जिहादी ऐसी करतूत इसके पहले भी करते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को लगातार इस बात के लिए उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं, सावधान रहने के लिए कहते हैं कि जब भी आप नाई की दुकान पर जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए
कि आप किसके पास जा रहे हैं। ऐसे जिहादियों से आपको बचना होगा। अब देखिए कितना घिनौना काम ये जिहादी इन तस्वीरों में करता हुआ नजर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम है ये। वीडियो वायरल होने के बाद थाना भवन थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और शुक्रवार की शाम एक्स पर यह वीडियो बताया जा रहा है कि प्रसारित हुआ, जो थाना भवन थाना क्षेत्र का है। और वीडियो में नाई इस युवक के चेहरे पर मसाज कर रहा है, वो भी थूक के साथ। इस दौरान बीच बीच में वो चेहरे पर थूक भी लगा रहा है, जिसको आप देख भी पा रहे हैं। और ये वीडियो जो है सामने आने के बाद जो वहाँ के एसपी हैं वो ये कह रहे हैं, जिनका नाम अभिषेक है, कि थाना भवन थाना प्रभारी सतीश कुमार को भी जांच के लिए हमने निर्देशित कर दिया। उनको कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और शनिवार को पुलिस ने वीडियो की जांच पड़ताल भी पूरी कर ली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि थाना भवन क्षेत्र के गांव भनेड़ा का ये मामला है और पुलिस ने आरोपी नाई अमजद, इसका नाम है, इस जहादी का नाम अमजद है और इसके जो पिता है उसका नाम है इरफान, इन दोनों के खिलाफ ही, यानी अमजद के खिलाफ खासतौर पर, क्योंकि आरोपी इसमें अमजद है और इसीलिए अमजद पुत्र इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ थाना भवन श्रेष्ठा ठाकुर ने यह बताया है कि वीडियो प्रसारित होने के बाद युवक की जो शिनाख्त है वो भी कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जिहादी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, पुलिस इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जैसे ही इससे जुड़ी कोई भी और जानकारी सामने आएगी, ताज़ा जो अपडेट सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि ये तस्वीरें आपको सतर्क रहने के लिए, आपको सावधान रहने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप जब भी नाई की दुकान पर जाएं तो कम से कम जिससे आप हेयर कट लेने वाले हैं, जिससे आप मसाज कराने वाले हैं, जिससे आप अपनी शेविंग कराने वाले हैं, कम से कम उसके बारे में आप जान लीजिए, ताकि आप सतर्क हो जाए, आप सावधान हो जाएं और कहीं ऐसा जो कुकृत्य है वो आपके साथ भी ना हो जाए, ये घटना आपके साथ भी ना हो जाए। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी को चुना गया है कांग्रेस संसदीय दल का चेयरपर्सन और विपक्ष के नेता को लेकर राहुल गांधी के नाम पर मुहर की बात कही गई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे इसके लिए समय चाहिए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज की बैठक को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है जो चल रही थी अब से कुछ देर पहले वो खत्म हो गई है और इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी को इसमें कांग्रेस संसदीय दल का चेयरपर्सन चुन लिया गया है। इसके अलावा विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिनों का वक्त चाहिए और उसके बाद ही मैं इस पर विचार कर पाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि नेता विपक्ष का पद मुझे ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज चर्चा इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे। मोदी कैबिनेट 3.0 को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं उनसे भी आपको परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी मौजूद हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए और सौरभ जो है वो बीजेपी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और इसके अलावा आलोक झा भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि हमारे संवाददाता हैं। सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसके लेकर उनसे हम जानकारी लेंगे। रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदर्शन न्यूज़ के, उनसे भी हम तमाम सवालों और जवाबों को जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जो हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं और उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आलोक आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, तो इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को ये कहा गया कि आप नेता विपक्ष का जो पद है, जो पिछले 10 साल से कांग्रेस जिसके लिए तरस रही थी, उसको आप ग्रहण करिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। आलोक देखिए अमित, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं। अमित देखिए, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं इसमें। अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं, अभी कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक ख़त्म हुई है जिसमें सोनिया गांधी को जो है संसद दल का नेता जो है वो घोषित किया गया है। आप जिस सीडब्ल्यूसी की बात कर रहे थे वो 1 से 1:30 बजे के बीच ख़त्म हो गया है। उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी क्योंकि लोकसभा
विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं लोकसभा में राहुल गांधी जो है वो विपक्ष को लीड करे। इसलिए राहुल गांधी से ये कहा गया है कि आप एलओपी बनिए, और बाकायदा इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे सोचने का वक्त जो है वो दीजिए। अभी संसद के एनेक्सी में जो है वो संसदीय दल की बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्ताव पर मोहर लगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव ये था कि सोनिया गांधी जिस तरह से कांग्रेस को लीड करती रही हैं या संपूर्ण विपक्ष को लीड करती रही हैं, अब भी सोनिया गांधी जो है वो लीड करे, और इसलिए संसदीय दल का नेता जो है वो सोनिया गांधी को चुना गया है। और ये मीटिंग अब खत्म हो गई है। अब संसदीय दल का नेता जो है वो सोनिया गांधी हैं। ठीक है, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो तो दोपहर में खत्म हो गई थी, लेकिन अभी कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक है वो खत्म हुई है। लेकिन कौन कौन से ऐसे अहम फैसले रहे इन दोनों ही बैठकों की अगर हम बात करें, क्योंकि आज हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर बैठकों का जो दौर है दोनों ही तरफ से चला है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और कौन कौन से बड़े फैसले आज लिए गए? देखिए, अगर लोकसभा परिणाम के बाद कहे, ये सबसे बड़ी बैठक कांग्रेस की है, और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सबसे ताकतवर कमेटी है। सबसे पहले जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो एक रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ये समझ रही है कि इस चुनाव में जो परिणाम आया है, जो कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आया है, जो कांग्रेस के सीटों में वृद्धि हुई है और जो विपक्ष के सीटों में वृद्धि हुई है, यानी इंडिया गठबंधन के सीटों में वृद्धि हुई है, वो कहीं ना कहीं इन सब की मेहनत का नतीजा है। इसलिए जो है सबसे पहला रेजोल्यूशन यही पास किया गया, इन सभी नेताओं को धन्यवाद दिया गया। दूसरी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि हम 10 सालों से जो है वो एक तरह से तानाशाही से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को, करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस में धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि जिस तरह से कांग्रेस लड़ती रही है, जहां कांग्रेस के तमाम कई बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो डटे रहे। और ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी ने इस मीटिंग में ये कहा कि यूपी की जनता ने जो है वो कांग्रेस का साथ दिया, देश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, और यही वो वजह है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो यूपी में विजय जुलूस निकालेंगे। तो इन तमाम बातों पर जो है इस मीटिंग में चर्चा हुई। इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई कि आखिर जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, और जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है वो क्या तैयारी करेगी, कैसे तैयारी करेगी, और किस तरह से कांग्रेस सफल हो, इसके लिए जो है इस मीटिंग में मंथन किया गया। और आपको ये भी बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने स्पीच की शुरुआत जो है वो कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग स्पीच में ये भी कहा कि जिस तरह हम लड़ते रहे हैं, अब ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा वेग से, इससे ज़्यादा शक्ति से हम लड़ें, जिससे कांग्रेस जो है वो जो सेकुलरिज्म है देश में उसको जो है सरकार तहस नहस ना कर पाए, ऐसा आरोप भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग स्पीच में लगाया। बहरहाल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म इसी रेजोल्यूशन पर हुई है कि क्या कांग्रेस को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि जब सोनिया गांधी से उनकी बात हुई थी तो सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी के एलओपी बनने की सहमति दी थी। तो अब जो है राहुल गांधी को एलओपी बनना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी एलओपी बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। बिल्कुल। चलिए आलोक, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आप बनिए हमारे साथ। लेकिन सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज एनडीए में भी बैठकों का दौर लगातार चलता रहा, पीएम आवास पर भी आज बैठक हुई है, आप भी जानकारी दीजिए क्या अपडेट है। और क्योंकि मंत्रिमंडल मोदी कैबिनेट को लेकर के चर्चा लगातार हो रही है कि ये जो बैठक हुई है इसमें कौन इन होगा, कौन आउट होगा, कौन से वो युवा चेहरे होंगे, कौन से वो नए चेहरे होंगे, कौन सी वो महिला सांसद हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, और खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, उनकी एक लंबी मैराथन बैठक हुई। देखिए, कहा यह जा रहा है कि कल कल से जो रविवार का दिन है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। कल के दिन ही मंत्रियों को फोन जाने शुरू होंगे। अगर 2019 की बात की भी जाए तो 2019 के दिन भी शाम को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उस दिन ही दोपहर में करीब 10 से 11 बजे के बाद से ही सब लोग को फोन जाने शुरू हुए थे। तो जी। जाहिर सी बात है कि जब फोन जाने शुरू होंगे तो आपको प्रधानमंत्री के साथ बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए। आपको कि आप मंत्री पद के रूप में शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। उससे पहले भी ये भी सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के, उनके घर सुबह चाय पर ब्रेकफास्ट पर बुला सकता है। लेकिन जो शाम का समय है, तो दोपहर 3 बजे का समय है, 3 साढ़े 3 बजे का समय है, उस टाइम प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की मुलाकात होगी। और जाहिर सी बात है, जेडीयू और टीडीपी की बात की आपने, तो ऐसा अब कहा जा रहा है बीजेपी के सोच की तरफ से जी। कि 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद। यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था अमित की, अगर इस कोटे की बात की जाए, अगर इस फॉर्मूले की बात की जाए, तो जी। जेडीयू के पास इसमें 12 सांसद हैं, यानी 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री जेडीयू के, और जिसमें ललन सिंह का नाम प्रमुखता से चल रहा है और रामनाथ ठाकुर। हमने कल से हम बता रहे हैं कि 2 नाम प्रमुखता से चल रहा है। और अगर तीसरे नाम की बात करें, तीसरे और चौथे नाम की बात करें, तो संजय झा का भी नाम उछल के आ रहा है। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण चेहरा बनाना है। अश्विनी चौबे पहले ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे बिहार से, लेकिन अश्विनी चौबे को इस बार टिकट नहीं मिला है। अगर जेडीयू की बात की जाए ब्राह्मण चेहरे की, या बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए, अगर संजय झा जेडीयू के ब्राह्मण चेहरे बनते हैं तो बीजेपी, अगर नहीं बनते हैं संजय झा, तो बीजेपी की तरफ से गोपाल जी ठाकुर हैं ब्राह्मण चेहरा, उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। अगर राजपूत की बात की जाए तो राजपूत में राजीव प्रताप रूडी एक बड़ा नाम है, और उन्होंने जिस तरह से इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हराया था, और उसके साथ ही उनके बगल वाली जो सीट है महाराजगंज, वहां से सांसद हैं सिग्रीवाल। वो दो बड़े नाम है, क्योंकि जो राजपूत चेहरे में से आरके सिंह मंत्री हुआ करते थे, वो इस बार चुनाव हार गए। जी। तो जाहिर सी बात है कि 3 मंत्री कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से बनाए जाएंगे और 3 मंत्री बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे। और वहीं टीडीपी की बात की जाए तो टीडीपी की तरफ से 4 मंत्री की बात की जा रही है। अगर शिवसेना की बात की जाए, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, अभी स्क्रीन पर चिराग पासवान चल रहे हैं, तो चिराग पासवान का भी मंत्रिमंडल में स्थान तय है। जीतन राम मांझी की बात की जाए, उनका भी स्थान तय है। जयंत चौधरी हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, और तमाम जो बड़े नाम हैं। और जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत नरेंद्र मोदी के काफी करीबी लोगों में से माने जाते हैं। 4 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था। इस बार हरिद्वार से चुनाव लड़े और अच्छे मार्जिन से जीते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी बिल्कुल। सौरभ, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन मुकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मुकेश जी बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल यह है कि मोदी सरकार 3.0 किस तरह की होगी। मोदी मंडल में वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो इन होंगे, कौन से ऐसे होंगे जो पुराने जो मंत्री हैं उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह नए मंत्रियों को लाया जाएगा, और जो सहयोगी हैं जिसमें खासतौर पर जो अहम भूमिका है वो टीडीपी और जेडीयू की है, उनको कितने मंत्री पद मिल सकते हैं, महिला सांसदों की कैबिनेट में कितनी भागीदारी हो सकती है, किस राज्य को मोदी कैबिनेट में हिस्सा जो है वो बढ़ने वाला है, किस राज्य का घटने वाला है, ये ऐसे सवाल हैं। और खासतौर पर बड़े मंत्रालयों को बंटवारा कैसे होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है कल? अमित, जैसे देखिए, अभी जो मंत्रालय है जो बीजेपी अपने पास रखना चाह रही है, लेकिन जो एलाइज जो है वो उनपे दावेदारी कर रहे हैं। खासतौर पे टीडीपी जो है मंत्रालय को लेकर के अभी रिजिड है, अपने नाम अभी नहीं भेजे हैं जी। वो कौन सा मंत्रालय वो पहले चाहते हैं। जैसे रेल जो है, रेल पे जेडीयू की भी दावेदारी है, बीजेपी भी अपने पास रखना चाहती है, और टीडीपी भी चाहती है कि साउथ से जो है रेल मंत्रालय जो है साउथ में जाए, और सड़क परिवहन पे भी जो है दावेदारी की जा रही है एलाइज की तरफ से। लेकिन बीजेपी चाहती है कि ये जो है मंत्रालय है ये उनके पास रहे। अगर बिहार की हम बात करें, जैसे अभी सौरभ बता रहे थे, तो सौरभ की कुछ बातों से जो इत्तेफाक मैं रखता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी जो चर्चा चल रही है बीजेपी जेडीयू के भीतर में, 2 तरीके की चर्चा है। एक चर्चा तो ये है कि रामनाथ ठाकुर को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन एक अंदरूनी चर्चा जो जेडीयू के जो अंदरूनी लोग हैं वो बता रहे हैं, संगठन के लोग, जो उनको नीतीश कुमार आगे बढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, वहां पे लोकप्रिय नेता हैं। अगर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा तो सीएम के बराबर वो खड़े हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रोटोकॉल की बात करें
तो जो सीएम होता है राज्य का, वो और कैबिनेट मंत्री दोनों का प्रोटोकॉल बराबर होता है। तो मुख्यमंत्री कभी नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि उनके बराबर का पोर्टफोलियो जो है वो किसी को मिले और किसी वैसे नेता को मिले जो दलित कम्युनिटी से आता है और वो बिहार में जो है वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के और बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, उनका कद बढ़ेगा तो हो सकता है उनको, क्योंकि जीतन राम मांझी को आगे बढ़ा करके एक बार वो देख चुके हैं कि वो किस तरीके से उनके साथ संगठन में चुनौती खुद दे करके वो अलग पार्टी बना के अलग हो गए। अब जो है वो अपनी पार्टी बना करके उनको चुनौती भी लगातार दे रहे हैं, हालांकि अभी एनडीए में दोनों साथ है। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा एक जो है वो बिहार के भीतर से, बिहार से कोई जो लोकसभा से है, लोकसभा की जगह वो राज्यसभा से जो है लोग को भेज करके मंत्री पद रहे, उसमें केसी त्यागी का नाम जो है वो भी चल रहा है। जो केसी त्यागी को भी हो सकता है मंत्रालय में दे दिया जाए और वो दिल्ली पूरा संभालें। जिस तरीके से शरद यादव को नीतीश कुमार ने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी और वो मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था, उसी तरीके से केसी त्यागी का भी नाम जो है वो आगे चल रहा है। बाकी और जो ललन सिंह का नाम चल रहा है हो सकता है उस पे हो, लेकिन संभावना यह है कि हो सकता है जेडीयू जो है अभी इस मंत्रिमंडल में जो है अपना शामिल नहीं हो, आगे जब विस्तार हो उसमें, क्योंकि अभी मंत्रालय को लेकर काफी खींचतान चलने वाली है। टीडीपी की तरफ से जो है अभी तक जो है नाम नहीं भेजे गए हैं। जो 4-1 का फार्मूला और 5-1 का फार्मूला है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 5-1, लेकिन मेरे जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि 4-1 का फार्मूला तय हुआ, यानी 4 सांसदों पे 1 जो है मंत्रालय मिलेगा। इस हिसाब से जो है अगर देखें 3 मंत्रालय जो है जेडीयू के खाते में और जो 4 मंत्रालय वो टीडीपी के खाते में वो जाती हुई दिख रही है। लेकिन टीडीपी इस बात को लेकर रिजिड है कि मंत्रालय पहले फिक्स किया जाए, मंत्रालय कौन सा मिलना है। लेकिन कल चूंकि शपथ ग्रहण होना है, तो कल हालांकि जब मंत्री शपथ लेता है, विभाग का बंटवारा बाद में होता है, तो टीडीपी की तरफ से तो क्लियर है कि वो अपने लोग भेज रहे हैं वहां पर शपथ लेने के। लेकिन जेडीयू ने अभी तक जो क्लियर नहीं किया है कि वो शपथ में भाग लेंगे या उनके जो मंत्री बनेंगे उनको शपथ में ले जाएंगे या उनको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो अभी खींचतान चल रही है, बातचीत चल रही है और इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भी किया जा रहा है। जिस तरीके से केसी त्यागी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था नीतीश कुमार को, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स मैं इसे समझता हूं कि मनमानी जो मंत्रालय है, जिस मंत्रालय को वो चाहते हैं उस मंत्रालय को लेने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स भी चलाया जा रहा है। तो अभी लगता है देर रात तक या कल दोपहर तक जो है इस बात को लेकर के चर्चा हो सकती है। अभी नीतीश कुमार से एक दौर की बात जो है और होनी है केंद्रीय नेतृत्व को, अमित शाह हो सकता है एक बार नीतीश कुमार से बात करें और ये जितनी चीजें बन रही हैं, जो बीच में मंत्रालय को लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है, उस मंत्रालय को लेकर के चीजें साफ करके जो है उस पे बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी तक जेडीयू और टीडीपी जो है वो मंत्रालय को लेकर के अभी तक बातें क्लियर नहीं हुई है। बिल्कुल मुकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेन जी, वाकई में आपको लगता है कि पिछले अगर 2 बार की हम बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें और 2024 में परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल उलट हैं, इतना मुश्किल हो सकता है कि पीएम मोदी को पहले मैनेज करने में इन सब चीज़ों को नहीं हुई होगी, लेकिन इस बार दिक्कतें हो रही हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को कि वाकई में दिक्कत हो रही है, या पीएम मोदी में वो काबिलियत है कि बड़े आसानी से वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और वो सब कल हमें देखने को भी मिलेगा? नहीं, मेरा कहना ये है कि दिक्कतें नहीं है, लेकिन थोड़ा आपकी बार वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट करना पड़ेगा कि किसको कहाँ कैसे एडजस्टमेंट करना है। अब देखिए, आप विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर से बढ़िया कोई ऑप्शन इस समय पूरे 3 जो भी एमपीज हैं उनके है नहीं उनके पास। फिर बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह हैं, उसके बाद नितिन गडकरी हैं। तो आप इनके मंत्रालय में एक दूसरे को देंगे, कहाँ देंगे? मतलब अगर बड़े मंत्री, इनको ले जाके कहाँ ले जाएंगे आप? उसके बाद रेल मंत्रालय इस समय रिफॉर्म के उसमें चला हुआ है, अश्वनी बहुत उसमें अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो अगर आप उनको बदल देते हैं तो वो जो एक उनका टारगेट है वो एकदम से मुश्किल में आ जाएगा जी। तो इस तरह करके ये 5-6 मंत्रालय ऐसे हैं जहाँ पर, फिर भी मैं रेल मंत्रालय पे इतना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और आपके अमित शाह जी और एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण जी। अब अगर ये 5 मंत्रालय निकल गए तो कुल जमा 1 मंत्रालय बचा आपके पास, वो है रेल मंत्रालय। मान लीजिए आप रेल मंत्रालय में टीडीपी या किसी को एडजस्ट भी करेंगे तो फिर जेडीयू वालों को कहाँ करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि इसमें आगे अभी नेगोशिएशन होंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल जो मंत्रालय बनेगा उसमें जितने भी इनके घटक दल हैं उन सभी का एक न एक रिप्रेजेंटेटिव होगा।
वो MOS इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है, जैसे कल मांझी जी भी शपथ ले सकते हैं, अनुप्रिया पटेल भी शपथ ले सकती है, आपके RLD के जयंत चौधरी भी शपथ ले सकते हैं, और अजीत पवार से शिंदे गुट से एक एक लोगों को ये कैबिनेट और पवन कल्याण संख्या भी के साथ MOS, पवन कल्याण का तो नाम तो सबके चलते हैं, वो चुनाव नहीं, लड़े लेकिन पीएम मोदी अपने भाषण में उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं पवन नहीं बल्कि आंधी है, तो नहीं, तारीफ अलग चीज होती है, लेकिन वो चुनाव लड़े हैं क्या? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कल जो होगा ना, कल जो होगा उसमें अगर पवन कल्याण खुद कहते हैं कि भाई मैं लड़ूंगा, वो तो राज्यसभा से आ जाएंगे, उनकी बहुमत है वहां पे, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर गठबंधन का एक एक लीडर, कम से कम एक मिनिस्टर होगा, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे। बिल्कुल सर, चर्चाओं को आगे भी जारी रखेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा हम कर रहे हैं मोदी की नई टीम को लेकर कि मोदी की नई टीम किस तरीके की होगी। 2014 और 2019 में जो टीम थी, अब उसके बाद 2024 की टीम है, उसमें कितनी तब्दीली देखने को मिलेगी, किस तरीके की ये टीम होगी। देखिए, ये टीम नई टीम होगी, ये टीम पहले से बिल्कुल अलग होगी, इस बात का अंदाजा तो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो थोड़ी सी मुश्किल और मुसीबत वाली बात है वो ये है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, और इसीलिए जो उसके सहयोगी हैं, जो अलायंस पार्टनर हैं, उसके ऊपर भी बीजेपी को डिपेंड रहना होगा और उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप शायद। हाँ अमित, मैं कह रहा हूँ ये जो टीम इस बार जो टीम बनेगी, जैसा कह रहे डिफरेंट, मुझे कोई डिफरेंट पिछली टीम से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। पिछली बार भी यही लोग थे। टीडीपी जो मुख्य दल अगर कहें तो टीडीपी का साथ नया आया है। अदरवाइज केवल जो परिवर्तन है वो परिवर्तन ये है कि बीजेपी की संख्या अपनी जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से उन्हें एलाइज को सुननी पड़ेगी उनकी बातों को। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी बिल्कुल मजबूर है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, जो एलाइज कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा, इस तरीके की बातें नहीं है बिल्कुल। और मोदी इस तरीके की चीजों को और इस तरीके से काम करने के आदी भी नहीं है जी। मोदी जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से आपने देखा है कि केमिस्ट्री जो जिस दिन एनडीए की बैठक थी, उस दिन जो केमिस्ट्री देखने को मिली नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी जी की, वो केमिस्ट्री देख करके लगता नहीं है कि कोई सरकार बनाने में कोई ज्यादा कठिनाई होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हर एक पार्टी का नेता चाहता है कि उनके कोटे में अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा मंत्रालय आए, क्योंकि उन्हें अपने स्टेट पे परफॉर्म करना होता है। और जो रीजनल प्लेयर होते हैं उन्हें वैसे मंत्रालय चाहिए जिसमें काम करके, जिसमें अपनी मंत्रिमंडल के लोग अगर उनके वहां पे होंगे तो उसका असर अपने स्टेट में हो और स्टेट में फायदा दिलवा सके। तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत चीजें तो चलती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खास कोई दिक्कत आने वाली, बहुत ही स्मूथली चलेगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना मुकेश जी, ये जानकारी तो आ रही है ना छन छन कल के जो मलाईदार मंत्रालय हैं उस पर तो सबकी नजरें हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय जिसका जिक्र इसके पहले आप भी कर रहे थे, और चाहे वो और कोई मंत्रालय, मतलब मलाईदार जो मंत्रालय हैं उस पर तो सबकी नजरें हैं, चाहे वो टीडीपी हो या फिर जेडीयू। बिल्कुल नजर तो होगी, लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं वो तो चार जो आप कह रहे हैं, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, ये तो किसी को नहीं जाएगा, ये तो बीजेपी के कोटे पे रहेगा। और मुझे लग रहा है जी, जो कहें जो विवाद जिस मुद्दे पे है, जिस मंत्रालय को लेकर के खींचतान सबसे ज्यादा है वो रेल मंत्रालय है, क्योंकि जेडीयू भी चाहती है कि रेल मंत्रालय उनको मिले, और रेल मंत्रालय पे अभी हरी झंडी मोदी जी की तरफ से नहीं मिली है। और यही वजह है कि हो सकता है कल जो है जेडीयू मंत्रालय जो शपथ ग्रहण है वो शपथ ग्रहण में वो नहीं आए और या अपना एक प्रतिनिधि भेज दे। और ये भी हो सकता है कि जेडीयू ने ये भी फार्मूला दिया है कि हम आपको पूरा समर्थन देंगे, लेकिन जिस तरीके से 14 में और 19 में था कि वो समर्थन दे रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, और मंत्रिमंडल में जो सीट है उसके बदले वो स्टेट में यानी बिहार में जो है वो अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं कि हमें विधानसभा का अध्यक्ष जो है, जो अब बीजेपी के कोटे में है, वो जेडीयू को दे दिया जाए ताकि सरकार उनके पक्ष में रहे वहां पर। और ये राज्य की सरकार है वो नीतीश कुमार अपनी तरीके से चलाएं और केंद्र में जो है मोदी अपने तरीके से चलाएं। तो ये इस फार्मूले पे भी विचार हो रहा है और मोदी जी के सामने ये फार्मूला रखा गया है। अब देखना यह है कि हालांकि बीजेपी ये चाहती है, मोदी जी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो और उनको 3 मंत्रालय जो दिया गया है उसमें अपने प्रतिनिधि भेजे और मंत्रालय वहां से ले, लेकिन वो
शायद जो है अभी इस पे पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी जब नीतीश कुमार शामिल तो थे, समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन मंत्रालय में सरकार में शामिल नहीं थे, वो बाहर से समर्थन दे रहे थे, जबकि राज्य में दोनों आदमी मिलकर के सरकार चला रहे थे, बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी वहां पे। तो वो पोजीशन जो है नीतीश कुमार के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि केंद्र में उनका जी बराबर जो है पोजीशन लेकर के आए, क्योंकि रिजनल प्लेयर के साथ जो दिक्कत होती है कि उनके कद के बराबर अगर किसी दूसरे का कद बढ़ जाता है तो उनको राज्य में ही चुनौती मिलने लगती है। तो मुझे लगता है कि शायद जो इस बात को लेकर के पेच फंसा हुआ है, नीतीश कुमार खुद जो है अभी दुविधा में है कि वो ललन सिंह को या जो केसी त्यागी हैं उनको, और रामनाथ ठाकुर जो है उनको मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के लिए वहां भेजे या नहीं भेजे, क्योंकि भेजने पे जो अंदरूनी डिस्कशन है, जो संगठन के कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार ऐसा ना करे, क्योंकि उनको बिहार के भीतर ही अपने लिए चुनौती पेश करने वाला नेता खड़ा करने की कोई गुंजाइश वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी से कोई ऐसा नेता जो उनके कद के बराबर खड़ा हो जाए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो केंद्र में होता है और जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, दोनों का प्रोटोकॉल जो है वो बराबर होता है। तो वो अपनी पार्टी के भीतर में किसी भी नेता का कद इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं, सब चीज अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और ये हर एक रीजनल पार्टी में जो लीडर होता है वो नहीं चाहता है कि उनकी मुट्ठी से बाहर कोई जाए, उनके बराबर कद का कोई दूसरा नेता खड़ा हो। अमित, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आलोक, चलिए आलोक अभी हमारे साथ नहीं है, अभी मुझे फ्रेम में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सुरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये कहा गया केसी त्यागी की ओर से, हालांकि मुकेश जी ने कहा कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, और क्योंकि अभी सब कुछ बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है, तो किस तरीके से प्रेशर बनाया जाए कि भाई आप अगर हम जो कह रहे हैं अगर आप उस बात को मानते तो ठीक है, हमारी डिमांड का तो पूरा करिए, नहीं तो फिर तो हमारे पास तो तमाम ऑफर्स आ रहे हैं, हमारे पास तो और भी ऑप्शन है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है या वाकई में, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भाई हमने किसी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया है, पता नहीं केसी त्यागी के पास या नीतीश कुमार के पास कहाँ से ऑफर आया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? नहीं, मैं इसको प्रेशर की तरह नहीं देखता हूँ, बल्कि ये कांग्रेस की जो हताशा और निराशा है उसको देख रहा हूँ कि अगर वाकई उन्होंने वहां प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर किया नीतीश जी को जी, तो मतलब इससे बड़ी निराशा वाली कोई बात नहीं हो सकती। एक पार्टी जिसमें खुद के 99, एक गठबंधन जिसमें 99 उनके कांग्रेस के हैं, 37 उसमें समाजवादी पार्टी के हैं, 29 उसमें तृणमूल कांग्रेस के हैं, 22 उनके पास स्टालिन डीएमके के हैं। तो वो तो ये मतलब ये है कि भाई हमें मतलब हम मर जाएंगे लेकिन तुमको भी मारेंगे वाली बात है। तो कोई यकीन नहीं करेगा, और इतने बेवकूफ भी नहीं है नीतीश कुमार जो चले जाएंगे कि मुझे पीएम बना देंगे वहां। एक बात। दूसरी बात, नीतीश जी के अकेले जाने से वो पीएम बन भी नहीं सकते, क्योंकि उनका बहुमत होगा ही नहीं। बिल्कुल। जो 293 की संख्या है, अगर हम 10 जो और आए उनको ना भी जोड़े तो 293 में अगर वो 12 चले गए तब भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये खाली मैं समझता हूँ कि केसी त्यागी जी ने ये बोला है ये बताने के लिए कि देखो हम कांग्रेस की कितनी हताशा और निराशा है, वो किस लेवल पे चले गए हैं कि वो आज जिनको उन्होंने संयोजक तक नहीं बनाया उनको वो कह रहे हैं हम आपको पीएम बना देंगे। और देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स तो जब चलेगी, मोदी जी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। अगर मोदी जी अच्छे नेगोशिएटर नहीं होते तो पूरी दुनिया उनके पीछे नहीं होती। वो अमेरिका से भी संबंध रखे हैं, रशिया से भी रखे हैं, यूक्रेन से भी रखे हैं। अगर यूक्रेन से बधाई आ रही है तो पुतिन की भी तो आप इससे समझिए कि वो एक अच्छे नेगोशिएटर हैं और वो राष्ट्र हित में सारी बात सामने रखते हैं। बिल्कुल। अगर वो ये रखते हैं कि हमें ये अचीवमेंट करना है, ये गेन करना है, आपके पास कोई बंदा है तो दो, मैं लगा देता हूँ। तो मैं मुकेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो नाम बिहार से चल रहे हैं उसमें उस स्तर पे अभी कोई नहीं है जो कांग्रेस के मौजूदा मंत्रियों को हटा करके वो ग्रोथ दे सकेगा। फिर दूसरा क्या है कि वो हमेशा नीतीश बाबू हमेशा से ही उनका रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस हुआ उनको उन्होंने साइडलाइन किया, फिर थोड़ा शरद यादव बढ़ने लगे उनको साइडलाइन किया, फिर ललन सिंह को भी उन्होंने कोशिश की। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं मुकेश जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो कहेंगे हम आपको बाहर से सहमत देंगे, आप हमें तो दर्जा दे दीजिए, हमें पैसे दे दीजिए, विधानसभा का पद दे दीजिए। सर मेरे पास समय बचा नहीं है, मुकेश जी मैं चाहता हूं कि आखिरी कमेंट आप भी अपना, क्योंकि कल क्या कुछ होने वाला है उस पर प्रकाश डाल दीजिए जल्दी से।
आपकी नज़र में क्या कुछ होने वाला है? जो तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ होने वाला है? आपका चलती म्यूट। रहेंगी। हाँ, और ये जी। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, दो एलायंस के पास जो टीडीपी और जेडीयू है, उन्हीं को लेकर के चर्चा आखिर तक ही चलती रहेगी। और मुझे लग रहा है बीजेपी अपने कोटे से जो आपको जो चौंकाने वाले नाम, जो अन्नामलाई का नाम मुझे जो कुछ अपने सोर्स से पता चला कि जी। अन्नामलाई को वो शपथ दिलवा सकते हैं और उनको राज्यसभा से लाकर के मंत्री बना सकते हैं। क्योंकि देखिए तमिलनाडु में सीटें आपके पास भले ही ना आई हो, लेकिन वोट आप शेयर बढ़ा। डबल डिजिट में आप आ गए हैं, आपका वोटिंग परसेंटेज डबल डिजिट में आ गया है। बिल्कुल। और वहां से अगर अन्नामलाई को बनाया जाता है तो इसका फायदा जो 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें आपको उसका फायदा आएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। उनको किया जा सकता है। फिर जो केरला में जो जीत करके आए हैं गोपी, मुझे लग रहा है कि उनको भी जगह मिलनी चाहिए वहां पे। क्योंकि अभी आप केरला में जिनको भी दे रहे हैं, जैसे जयशंकर जी हैं वहां से, लेकिन राज्यसभा से है, मुझे लग रहा है कि लोकसभा से एक प्रतिनिधि जो है, उनको गोपी भी अच्छे से स्ट्रगल करके आए हैं, वहां पर जीत करके आए बिल्कुल। हैं, उन्होंने खाता खोला है आपका, तो उनको भी जगह हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब भी मंत्रियां बिल्कुल सही कहा आपने, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको मुकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और इसके अलावा आलोक आपका भी, और अब से पहले कुछ देर पहले सौरभ भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कल क्या कुछ होने वाला है, उस पर पल पल की जो नज़र है वो हमारी बनी रहेगी, अपडेट जो है वो भी आपको मिलती रहेगी, और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।